नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चुनाव यात्रा के क्रम में आज मैं असम के जोरहट में हूं। जोरहट असम का एक ऐतिहासिक शहर है। ये कभी जो अहोम राजा थे उनकी राजधानी भी होता था। शिवसागर के बाद वो अपनी राजधानी जोरहट ले आए थे और ये इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस लिहाज से जोरहट का महत्व है, जोरहट सीट का महत्व है। इस पर कब्ज़ा करना हर दल के लिए एक प्रतिष्ठापूर्ण अभियान होता है और ज़ोरदार टकराव है इस चुनाव पर, इस सीट पर। हालांकि उम्मीदवार तो 3 हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार में है। आज हम उन उम्मीदवारों से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जो मुद्दे असम की चुनाव राजनीति में हावी हैं, जैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति, जैसे सीए विरोधी आंदोलन की राजनीति, उनका क्या असर पड़ रहा है। मैं ये भी बता दूं कि जोरहट के आसपास चाय बागान वाला इलाका भी है, तो जाहिर है कि वो इश्यूज़ भी इस कंस्टिट्यूंसी पर असर डाल सकते हैं। इस जोरहट की सीट पर हिंदी भाषियों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो भी एक इन्फ्लुएंशियल तबका है और उसका रुझान हम जानते ही हैं कि ज़्यादातर हिंदी भाषियों में बीजेपी, आरएसएस के प्रति एक रुझान रहा है। तो हो सकता है वो भी हो, लेकिन ये जो पूरी राजनीति चल रही है उसमें इन दोनों उम्मीदवारों के बीच जो मुकाबला हो रहा है वो कैसा हो रहा है और किस तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, ये हम दोनों उम्मीदवारों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र गोस्वामी के पास। हितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस चुनाव में वो एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? डेवलपमेंट फर्स्ट एंड डेवलपमेंट लास्ट। लेकिन हितेंद्र जी, अगर आपकी पार्टी के चुनाव प्रचार को देखें तो उसमें ऐसा लगता है कि मुख्य मुद्दा बदरुद्दीन अजमल बन गए हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज़्यादा हो रही है। ये तो टोटली एब्सर्ड है, ये नहीं है, ये नहीं आप लोग को बनाता है ये सब। लेकिन ये बात क्या है, जो असम में जो चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस का तरुण गोगोई, जब बदरुद्दीन ने एक पार्टी बनाया था फ्यू ईयर्स बैक, वो टाइम क्या होता था, उसको वो खाली बांग्लादेशी घुसपैठी के लिए काम करता था। इसीलिए तरुण गोगोई ने बोला था हु इज़ बदरुद्दीन, एंड ही हैज़ मैनेज्ड टू विन द इलेक्शन एट दैट टाइम। नाउ द सेम कांग्रेस पार्टी, नाउ दे आर अलाइनिंग विथ this AIDF. That's why my party is saying that this alliance is unholy and this should not be supported by people. There is no question of Hindu and Muslim. कांग्रेस कह रही कि आपकी पार्टी भी कई बार बदरुद्दीन अजमल से मदद ले चुकी है, तो जब जिसको मौका मिलता है वो अजमल को इस्तेमाल कर लेता है। This is again totally wrong. Sometimes you see, if you get elected, you need some support to form the government. That sort of things in the district, what is called Gaon Panchayat, that district Panchayat. This thing, sometimes it happens that they have 2 or 3 MLAs, members. We have 12. We need 2 or 3. We take the moral support from them. That is to only form the government, to give stability to the government, not with compromise with principles. ये बताइए कि सीए का आंदोलन इस एरिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला था। आपको लगता है कि इस चुनाव में उसका कुछ असर होगा? आप लोग देखिए, ये सब क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सीए तो मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट का अंडर में है। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो होगा। ये मुद्दा होने से क्या लाभ है? अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट तो उसका वर्डिक्ट देगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये विषय देख रहा है तो ये मुद्दा उठाने के लिए क्या है, वो लोग के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ये मुद्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा उसको गवर्नमेंट ने मान लेगा। हाँ, लेकिन अभी जेपी नड्डा साहब ने कहा कि हम सीए को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करेंगे। ना, ये तो दूसरा बात है। हम बोला कि ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट का विचार में है। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा तब तो बीजेपी का अपना वो इरादा है, इसीलिए वो करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि बोलेगा जो ये नहीं हो सकता है, तब तो सब कुछ खत्म होगा। यदि सुप्रीम बोले ये ठीक है, तो जेपी नड्डा ने जो किया वो रह जाएगा। ये जो करेक्टेड एनआरसी की बात कर रही है उसका क्या मतलब है? नो, वो मतलब नहीं। नेशनल रजिस्टर सिटीजन मतलब सिटीजन का रजिस्टर है। सो जो लोग डाउटफुल पीपल है दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एनआरसी। दैट इज ऑल।
हाँ, लेकिन जो अभी एनआरसी बनी उसमें तो 13 लाख के आसपास हिंदू ही हैं। सब अभी हम इलेक्शन में ये मुद्दा नहीं है। अब ये क्वेश्चन बाद में पूछिए, ये मुद्दा ही नहीं है। एनआरसी कोई मुद्दा नहीं है अभी। एनआरसी जो नया से बनेगा, सभी इंडियन जो लोग हैं उसको ढुकाएगा, इंडियन सिटीजन जो नहीं है उसको नहीं ढुकाएगा, ये बात है। लास्ट टाइम ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम कुछ कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, कम्प्लीटली आउटसाइड में रख दिया, इसीलिए बहुत ख़राब हो गया। क्योंकि बहुत लोग स्टेट गवर्नमेंट को अपील करता है ना, आगे हम लोग इंडियन हैं कोई, तो वो लोग के बारे में कौन बोलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट कुड हैव सेंड सम थिंग्स ना, दैट दीज आर द पीपल हु आर क्लेमिंग। तो एनआरसी जो लोग बनाया था वो लोग उसको एग्जामिन कर सकता था, वो अपना खुद से बनाया ना, इसीलिए ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप तो असम गण परिषद में भी रहे हैं और असम गण परिषद लगातार बांग्लादेशियों को बाहर भेजने की बात करती रही है। अभी जो असमी समाज में है उसमें ये बेचैनी है कि कहीं ये सीए लागू हुआ तो बांग्लादेश से और हिंदू ना आ जाएं। का मुद्दा ये इलेक्शन में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का विचाराधीन में है, इधर में नहीं है। इसका बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता है। जो लोग का पास में कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग ये मुद्दा लगा के वो लोग प्रसार किया है। क्यों हम बोला, जब एक सुप्रीम कोर्ट का विचाराधीन होता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकेगा? पार्लियामेंट कर सकेगा। पार्लियामेंट कोई नया पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने से बोलेगा कि हम इसको हटाएगा, तब पार्लियामेंट में बिल ले सकता है, रिपील का बिल। वो तो मुद्दा अभी नहीं है, पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है ना, इसलिए ये क्वेश्चन में हम और कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, ये बताइए कि हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि अगर बदरुद्दीन जीते तो बाबर राज आ जाएगा, मुगल राज आ जाएगा, इससे कितना सहमत हैं आप? आप हिमंत को पूछिए, हमको क्यों पूछता है? हिमंत का कुछ पूछिए ना, वो बात नहीं, ये नहीं है। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकता है। मेरा कल टुमारो हम आई एम गोइंग टू फेस इलेक्शन। डोंट स्प्रेड दैट हिंदू मुस्लिम थिंग्स इन बाय थ्रू योर इंटरव्यू, ओके? दिस इज नॉट गुड। इन जोरहाट यू विल नॉट गेट एनीथिंग हियर। यू गो टू एनी मस्जिद, you go to any mosque, you go to any church, we are all equal. Here Jorhat is a peculiar thing, this is the most educated place, so these questions are absurd question. I am not willing to give these answers. आपने डेवलपमेंट की बात की, मैं डेवलपमेंट की बात कर। I'm not going a minute one more time because my people are waiting. You should put the question related to my constituency. You are putting the question of the state. You are putting the question of the country. This is not the way of putting a question to a candidate who is facing election tomorrow. You should not waste my... डेवलपमेंट क्या एजेंडा क्या है डेवलपमेंट का? बोला है ना, आप लोग ऐसा क्वेश्चन मत करिए। डेवलपमेंट हाँ बोला है ना, अब ऐसे क्यों करता है? अब वो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा आगे में? क्या ये सब बात पूछता है? ये अच्छा नहीं है। आप लोग हम कोई कल टुमारो इलेक्शन है, मेरा आपका डेवलपमेंट का क्वेश्चन तो आप पहला पूछना चाहिए। हम बोला ना डेवलपमेंट फर्स्ट, डेवलपमेंट लास्ट, बट यू हैव गॉन टू सम अदर क्वेश्चन व्हिच आर नॉट रिलेटेड विद माय इलेक्शन। नाउ आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी फ्रैंक, I am holding the post of speaker. I am very much neutral. So my constituency, I understand. My constituency need only development, and development plan is there. I have received around 1,000 crores last 5 years. I have spent this money without any question of corruption. Nobody has put any question against me till now. I am saying, and that's why people are supporting me that I will do the best development work in Jorhat. That's why that is my last question. Yeah. What is your development agenda? Just Development three main issues. All the roads in the town, they have been constructed newly. All the widened roads with drains, that has cover. Now the village roads, within 5 years, I will construct all the village roads because I will receive around 300 crores. Because last time I have received 250 crores. To 300 crores, we can construct around 420 kilometers roads. And these will be, all the villages will be covered now. So Jorhat will be totally covered by Pakka road, both in town and villages. That is one agenda, development agenda. Second is that we have arsenic content in the water, groundwater, okay? So we want the surface water. So we have spent around 300 crores, which was given by World Bank. And that with that money, we have now successful last 2 months because of Corona, we couldn't finish the project completely. But we have completed the water treatment plan, and already we have supplied 3 panchayats. I have another 14 panchayats. That 40 panchayats will get within 1 year the clean, arsenic-free water from Brahmaputra. That is my second agenda because water and roads. Third is electricity. Now the students of villages, they have to go, online classes are there. So without proper electricity connection,
or proper voltage in the village, it is very difficult for the students to undergo studies, no, through online classes. So I have make a point that all the, with my MLA development fund also, I will utilize here, all the villages, remote villages, where electricity is there, but the voltage is not proper, we will put in transformer and other necessary lines, so that all the students of my villages, they can take online classes without any problem. These are my three major: roads, light and electricity will be a matter of past after 5 years in Jorhat constituency. बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र साहब, आपने इतनी व्यस्तता में समय निकाला, धन्यवाद आपका। तो ये थे बीजेपी के उम्मीदवार हितेंद्र गोस्वामी, जो कह रहे थे कि उनका एजेंडा विकास का एजेंडा है। वो विकास की जो योजनाएं उन्होंने लागू की हैं उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और आगे क्या विकास करने जा रहे हैं उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीएए और हिंदू मुसलमान के मुद्दे को इस चुनाव में मुद्दा नहीं मानते हैं। तो अब हम असम की इस जोरहाट सीट से जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनसे आपको मिलवाएंगे। वो कांग्रेस पार्टी के राणा गोस्वामी हैं, जो कि 2006 से 2016 तक इस सीट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और जो आपने अभी हितेंद्र गोस्वामी से मिले हैं, कहा जाता है कि उनके और इनमें एक बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर इसलिए है कि जहां हितेंद्र गोस्वामी अपनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत नज़र नहीं आते हैं, वो मिलनसार स्वभाव के नहीं हैं, उनका वहां के लोगों से बहुत राब्ता नहीं है, और हिंदी भाषियों के प्रति उनके मन में शायद वो प्रेम भाव नहीं है, जिसकी वजह से वो एक दूरी उनके बीच में कायम है। इसके ठीक उलट राणा गोस्वामी माना जाता है कि वो लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं और हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सक्रिय रहते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं अब राणा गोस्वामी के पास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे समय में जब प्रदेश में ख़ास तौर पर जो ऊपरी असम का इलाका है, जहां ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का ज़ोर है, वहां ये लड़ाई वो किस तरह से लड़ रहे हैं, उन्हें क्या उम्मीदें हैं। इस समय मैं कांग्रेस उम्मीदवार राणा गोस्वामी जी के घर पर हूं। राणा गोस्वामी जी लगातार अपनी कंस्टिट्यूंसी में मेहनत कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है, अभी अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार मुकाबला तगड़ा है, लेकिन वो इस चुनाव को निकाल सकते हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से उन्हें लग रहा है कि ये चुनाव उनके पक्ष में झुक सकता है। राणा साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है और किन वजहों से आप जीतने की बात कर रहे हैं? देखिए, जोरहाट में तो दो स्थिति है, दो कारण है। एक कारण है जो असम में जो बीजेपी का सरकार है, इस सरकार ने हमारा लास्ट 5 ईयर्स में 5 साल में हमारा जनता के लिए कुछ नहीं किया। जितना भी 2016 चुनाव में उन्होंने जितना आश्वासन उन्होंने दिया था, कमिटमेंट किया था पब्लिक को, एक भी कमिटमेंट उन्होंने पूरा नहीं किया। शायद वो हमारा महंगाई का हो, शायद हमारा नौजवानों को नौकरी देने का हो, शायद हमारा महिलाओं को हेल्प करने का हो, कुछ भी उन्होंने काम नहीं किया। साथ में उन्होंने कहा था जो हमारा 2016 में चुनाव का पहले जो 16 मई को चुनाव का परिणाम आएगा, 17 तारीख को आसाम से जितना भी बांग्लादेशी है खुश बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ से निकाल जाना पड़ेगा। लेकिन अभी वो लोग जितना भी काम किया उसका उल्टा काम किया, तो इसलिए पब्लिक कंप्लीट आसाम में काफ़ी नाराज़ है। उसका दूसरा तरफ है कि जोरहाट का जो विधायक है वो पहले आसाम गण परिषद में था, एजीपी 15 साल उन्होंने एजीपी में था। उस समय उन्होंने आसाम के लिए कुछ काम नहीं किया, हमारा जोरहाट के लिए नहीं किया। वो मंत्री भी था, वो पावर मिनिस्टर था, लेकिन कुछ काम नहीं किया। वो रहने का समय में, उसी समय में 2001 में हमारा जो साई निगम, आसाम साई निगम का जो टी गार्डन सब है, वो टी गार्डन उसका जो समय था 2001, वो विधायक था, उस समय बंद हो गया था, कंप्लीटली लॉकडाउन हो गया था चाय बागान। साथ में चाय बनाने वाला जो फैक्ट्री है वो भी बंद हो गया था। लेकिन इसलिए चाय बागान वाले कंप्लीट नाराज़ है उसका ऊपर। साथ में अभी वो एजीपी छोड़ के बीजेपी में आया, बीजेपी छोड़ दिया, एजीपी छोड़ दिया। एजीपी आने के बाद, बीजेपी आने के बाद फिर से लास्ट 5 ईयर्स भी उन्होंने विधायक बना, लेकिन उन्होंने असम का जनता, जोरहाट का जनता के लिए कुछ नहीं किया। कुछ छोटा छोटा कुछ सड़क बनाया, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट एक भी उन्होंने नहीं किया। और साथ में लास्ट 5 साल में उसका समय में एक भी कोई हमारा एडुकेटेड यूथ, शायद वो लड़का हो कि लड़की हो, कोई भी उसका अपॉइंटमेंट कहीं में नहीं हुआ। उन्होंने कोई उनको जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड है उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो उसका बाद भी उन्होंने
ज़्यादा से समय गुवाहाटी में बैठते रहता है, लोगों के पास नहीं आता। लॉकडाउन का समय लोगों ने उसको नहीं मिला, हमारे वाहन का टर्म उसको लोगों ने नहीं मिला। लेकिन ये एक बड़ा कारण है क्योंकि लोग को इसको मिलने के लिए बड़ा परेशान है। इसीलिए हर लोग सोचते हैं कि ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो जनता का बीच नहीं रहता। जी, ये मैं देख रहा हूँ कि असम के चुनाव में हिंदू मुसलमान को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी यहाँ आकर कहा कि ये लड़ाई औरंगज़ेब और राम सिंह की है, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। इसका क्या असर हो रहा है? क्या पोलराइज कर पा रहे हैं वो? देखिए, बीजेपी के पास कोई इशू नहीं है। उन लोगों ने असम को कंप्लीट भ्रष्टाचार बना दिया और लास्ट 5 से कंप्लीट भ्रष्टाचार हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसको भुलाने के लिए सिर्फ वही एक ही कार्ड खेलता है, वही हिंदू मुसलमान का साइड। अब देखिए, जब दिल्ली का चुनाव हुआ था उस समय भी पुलवामा का केस हुआ था जम्मू कश्मीर में। जब उनका चुनाव आता है तब उसको हिंदू मुसलमान को बात तो पाकिस्तान को याद आता है, औरंगजेब को याद आता है, मुग़ल को याद आता है। लेकिन जब चुनाव का समय लेकिन उनको यही एक चीज़ है कि वो लोगों को उन लोग का जब नाकामयाब है वो भुलाने के लिए, वो इशू आगे नहीं आने के लिए वो लोग बोलता रहता है। लेकिन जो अभी देखिए हिमंत बिश्व शर्मा बीजेपी ने जो यहाँ कहा है, जो यहाँ जो औरंगजेब है ये है, मैं उसको याद दिलाता हूँ जे उसने उसका पार्टी बीजेपी पार्टी जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मेंबर का लड़की महबूबा मुफ्ती के साथ जब एक मोस्ट कम्युनल पार्टी ऑफ इंडिया उसको साथ मिलकर उन्होंने एक साथ गवर्नमेंट बनाया, तब उन लोग का कुछ वो मुद्दा के बारे में उन लोग बताइए पहले। सेकेंडली, आसाम में नौगांव में, जनपद दरंग में, जनपद करीमगंज में, 3 जनपद में उन्होंने जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत हमारे आजमल है, आजमल यूएडीएफ का साथ मिलके अभी भी वो लोग जिला पंचायत चला रहा है। उसका सपोर्ट में, उन लोग का सपोर्ट से वो लोग जिला पंचायत बनाए हैं। तो पहले नीचे ग्रास रूट में वो लोग अभी आजमल का से मिला हुआ है, लेकिन मुख से तो वो बोलता है, लेकिन वो तो नीचे में तो खुद वो तो एक साथ सो रहा है, अभी आजमल का साथ सो रहा है 3 जनपद में। तो उसको सफाई दो जनता को पास वही सफाई देना चाहिए। लेकिन उन्होंने उन लोग का साथ एक विस्तार में सो रहा है और अभी हम लोग को आजमल कर रहा है। लोगों को ये बात पता है, जब खुद उन लोग करने से उसको कुछ नहीं होगा, वो तो दूध होगा और हम लोग कर से पानी होगा। ये बताइए कि सीए का प्रभाव कितना रह गया? बीजेपी नेता कह रहे हैं कि वो तो मामला ख़त्म हो गया, अब उसका कोई असर नहीं है, मतदाता उसको भूल कर आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, सीए का असर 100% पड़ेंगे, क्योंकि इससे एक बड़ा कारण है अपार असम में। इसीलिए बीजेपी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने चुनाव का पहले कहा था जो हमारा बांग्लादेशी यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी उन लोग वहाँ से बांग्लादेशी जो धर्म जो भी हो, बांग्लादेशी फॉरेनर होता है, उसको लाने के लिए उन्होंने जो कहा लाया है, उससे बीजेपी को भारी नुकसान होगा। मेरा कंस्टिट्यूंसी में काफ़ी भारी नुकसान होगा। इसी एक बड़ा कारण के लिए यहाँ का बीजेपी का जो उम्मीदवार बुरी तरह हारेगा। वो ये हमने देखा विभिन्न कंस्टिट्यूंसी में जाकर कि आपका चुनाव प्रचार आप लोगों का बहुत फीका सा लग रहा है, जबकि बीजेपी चारों तरफ दिख रही है। तो ऐसा क्यों है? क्या कांग्रेस में कुछ मोराल वीक है क्या? मोराल वीक नहीं है। वो लोग देखिए सिर्फ ज़्यादा दिखा रहे, इसीलिए जो पोस्टर ज़्यादा लगा रहे, वही एक कारण है। गाड़ी में वो लोग गाड़ी दे के वो लोग पैसा दे के कुछ वेजेस दे के लोगों से वो लोग लगा रहे। लेकिन मेरा आदमी सुबह से शाम तक नीचे तक काम कर रहा है, लेकिन हम उसको मतलब ज़्यादा दिखाबाजी नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपके पास पैसे कम हैं? बीजेपी पैसे ज़्यादा बहा रही है? नहीं, देखिए, बीजेपी तो एक रिच पार्टी है ही है। उन लोगों को तो इतना क्योंकि बड़ा इंडिया का जो बड़ा उद्योगपति उनका पास है। आज उसका उन लोग को देखिए कितना 1000 करोड़ रुपया उसका बैंक का जो कर्जा था, इंडिया का जो बड़ा उद्योगपति, उनको दे दिया, माफ़ कर दिया। जब माफ़ किया उसका पीछे तो कुछ डेफिनेटली कुछ है, क्योंकि आज जो 20,000 10,000 लाखों हज़ार करोड़ माफ़ करेगा, उससे तो पंचायत अभी चुनाव का समय तो डेफिनेटली उनको हेल्प मिलता होगा। और इसीलिए उसका पैसा का जरूरत तो है, कारण बीजेपी मोस्ट करप्टेड पार्टी, उन लोग का मोस्ट करप्टेड पार्टी। और आज आसाम का जो सरकार है वो तो मोस्ट करप्टेड है। लास्ट 5 सालों में इतना सिंडिकेट किया, करप्शन किया, कमीशन राज किया, इन लोगों के पास पैसा काफ़ी है।
डेफिनेटली, लेकिन जोरहाट में पैसा का लिए लोग वोट नहीं डालेंगे। जोरहाट में कंप्लीटली विवेक वोट देंगे। उस विवेक वोट देंगे। जोरहाट का जनता काफ़ी मतलब काफ़ी एडुकेटेड है, एक सम्मानित कंस्टिट्यूंसी है। इसमें पैसा से ज़्यादा पैसा जरूर होगा, लेकिन ज़्यादा पैसा फेंकने से कामयाब नहीं होगा। कि मैं पहले भी 2 चुनाव जुग चुका हूँ, इससे खेला। तो ये चांस आपके क्या है, 50-50, 40-60 क्या? देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी जितना भी नौजवान वोट है, न्यू वोटर्स 80% मेरे साथ है। क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स उन लोग फेड ऑफ हो गया, क्योंकि एक भी नकड़ी नहीं मिले, एक भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। इसलिए कंप्लीट डिसीजन करेगा हमारा न्यू वोटर्स 80% मेरा है, लेकिन 80% जीतने का चांस मेरा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।